कहानी की शुरुआत एक न्यायालय से होती है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस समय ये सभी लोग न्याय की मांग कर रहे थे क्योंकि लोगों की इस भीड़ को पूरा विश्वास था कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। तभी भीड़ में से अर्चना नाम की एक लॉयर कोर्ट की तरफ बढ़ती है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम योगेश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद योगेश को इंस्पेक्टर से मिलने दिया जाता है। योगेश बताता है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और उससे सबूत मांगने लगता है। लेकिन योगेश तो बार बार एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके कारण इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है और योगेश की फाइल को उठाकर फेंक देता है। फिर वो कांस्टेबल को कहकर योगेश को थाने से बाहर फिकवा देता है। अब बेबस योगेश को भी समझ में आ जाता है कि पुलिस वालों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसके बाद वो एक के बाद एक कई वकीलों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसका केस लेने को तैयार ही नहीं था। अब आखिरकार वो शहर के सबसे मशहूर वकील के पास जाता है जो सिर्फ 10 मिनट की सलाह के लिए अच्छे खासे पैसे वसूल लेता है। फिर योगेश जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे जुटाकर उस वकील के पास पहुंचता है, लेकिन वकील तो साफ साफ कह देता है कि ये मामला बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ा है, इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों और पक्के सबूतों की आवश्यकता होगी। इस समय वकील उसको इतनी ही सलाह दे पाता है और इतने में उसका टाइम खत्म हो जाता है। फिर वो योगेश को बाहर निकलवा देता है। तभी बाहर निकलते समय एक आदमी चुपके से योगेश को सलाह देता है कि तुम्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, वहीं पर तुम्हें न्याय मिलेगा। तभी हम अर्चना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि वकील बनकर उन लोगों का केस लड़े जिनको न्याय नहीं मिल पाता। तभी कुछ समय बाद अर्चना एक अच्छी लॉयर बन जाती है और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करवाती है, जिसमें वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को जो केमिकल्स और जहरीले कीटनाशक बनाती है कटघरे में बुला सके। दरअसल अर्चना इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इसलिए टारगेट कर रही थी क्योंकि वो योगेश के लिए केस लड़ रही थी। फिर सुनवाई शुरू होते ही जज अर्चना से कहते हैं कि ये तुम्हारे करियर का पहला केस है और फिर भी तुम बड़े बड़े जायंट से पंगे ले रही हो। तभी विपक्ष का वकील अर्चना का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन अर्चना बिना डरे अपना जवाब देती है कि मेरे क्लाइंट की 7 साल की बेटी की मौत हो गई और इसकी मौत कोई ऐसी वैसी बीमारी से नहीं हुई, बल्कि इन जहरीली कीटनाशक दवाइयों के कारण पैदा हुई बीमारी से हुई है। तभी ओपोनेंट वकील मिस्टर शर्मा तुरंत ही बोल उठते हैं कि ये कोई मर्डर केस नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी से हुई मौत है। फिर वो जज को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए कहते हैं। फिर अग्नि जज से गुजारिश करते हैं कि माय लॉर्ड, इस अदालत में बैठे ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हुए हैं और ऐसे में बिना किसी ठोस सबूत के किसान समाज पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। फिर वो अर्चना की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि आपने किसान, सरकार और कंपनियों पर इतने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन क्या आपके पास इनको साबित करने का कोई सबूत है या फिर ऐसे ही सबका समय बर्बाद करने के लिए चली आई? कोर्ट में सबूत पेश करो कि योगेश की बेटी की मौत सचमुच में कीटनाशक दवा की वजह से हुई है। अब अदालत में मौजूद कई सारे लोग अग्नि की बातों से सहमत थे, लेकिन फिर अर्चना बिना घबराए अपने पहले गवाह डॉक्टर विक्रम को कटघरे में बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान भारत में खाद की भारी कमी हो गई थी और उस समय देश में भूखमरी का दौर लगातार बढ़ते जा रहा था। फिर इसी संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक उत्पादन के लिए नई तकनीक, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। डॉक्टर बताते हैं कि उस समय ये फैसला देश की जरूरत थी, क्योंकि उस समय इस फैसले की वजह से लाखों लोगों को भूखमरी से बचाया गया। लेकिन आज के समय में भी इस केमिकल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण जमीन की मिट्टी जहरीली होती जा रही है और वही जहर भोजन के जरिए इंसानी शरीर में जाकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है। फिर अर्चना अपना दूसरा गवाह पेश करती है जो कि परी का इलाज करने वाला डॉक्टर था। वो अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करता है और बताता है कि परी को ब्लड कैंसर था और जब उसकी जांच की गई तो उसके शरीर में कई जहरीले केमिकल पाए गए जो ज्यादातर कीटनाशक दवाइयों में ही पाए जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनते ही कोर्ट रूम में शांति छा जाती है। तभी अर्चना बताती है कि सच जानने के लिए मैं खुद गांव-गांव जाकर किसानों से बात करके आई हूँ और इसी दौरान मेरी मुलाकात राजाराम नाम के एक किसान से हुई
उस समय राजा राम अपने खेत में ही था, जहां कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इस केमिकल का उपयोग करना जरूरी है। राजा राम ने मुझे बताया कि अच्छी पैदावार और अच्छी फसल तैयार करने के लिए हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। फिर अर्चना बताती है कि जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो सब्जियां और अनाज आपका परिवार खाता है, क्या उनमें भी इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो कुछ देर सोचने के बाद राजा राम ने जवाब दिया कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक अलग तरह की खेती करता हूँ, जिनमें मैं इन केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता। फिर अर्चना इसका कारण पूछती है और राजा राम बताता है कि मैं मानता हूँ कि जैविक खेती में बहुत समय लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। जैविक खेती में मेहनत भी काफी ज्यादा लगती है और उत्पाद भी कम होता है, जबकि अगर मैं इन केमिकल्स का यूज करूं तो कम समय में ज्यादा पैदावार हो जाती है, जिसके कारण मुनाफा भी ज्यादा होता है। ज्यादातर किसान लोग मजबूरी में ही इन दवाओं का यूज करते हैं। फिर अर्चना उससे एक और सवाल पूछती है कि जो दवाइयां ऊपर से छिड़की जाती हैं, तो क्या पानी से धोने के बाद वो साफ हो जाती हैं? लेकिन राजा राम इसके लिए साफ इनकार कर देता है कि आप चाहे उन फल और सब्जियों को चाहे जितना भी धो लो, थोड़ा बहुत केमिकल तो छूट ही जाता है। अब राजा राम की गवाही के बाद अदालत का माहौल बदलने लगता है। अब ये मामला सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं रहा, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम पर आ चुका था। अब देश भर में लोग पहली बार खुले तौर पर इस गंभीर प्रॉब्लम को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को हो रही थी, जिनका नाम बार बार अदालत में लिया जा रहा था। अब उनको डर सताने लगा था कि अगर उनके खिलाफ कोई भी फैसला लिया गया तो उनका अरबों का कारोबार खत्म हो जाएगा। फिर घबराए हुए कंपनी के मालिक सीधे कृषि मंत्री से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस मुकदमे को किसी भी कीमत पर रुकवा दीजिए, वरना हमारे कारोबार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और अगर हमारी कंपनियां बंद हो गई तो इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। इससे रोजगार घटेगा और सरकार को जो हम टैक्स और जीएसटी पे करते हैं वो भी बंद हो जाएगी। अगर आपकी पार्टी को कोई फंड की जरूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मंत्री कहते हैं कि देश का विकास जितना जरूरी है, लोगों की जिंदगियां उससे भी ज्यादा जरूरी है और अच्छे बुरे की समझ है हमें, इसलिए तुम्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब हर न्यूज चैनल पर इसी से रिलेटेड खबरें चल रही थी। अर्चना भी अब इस केस को और भी मजबूती से स्टडी करती है। तभी अगली सुनवाई के दौरान अर्चना कटघरे में एक मंत्री को लाकर खड़ा कर देती है और सवाल करती है कि क्या आप बता सकते हैं कि राज्यों में दूध का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। फिर मंत्री फाइल देखकर बताता है कि 75 लाख लीटर एक राज्य में और पूरे देश में करीब 15 करोड़ लीटर, ये एक दिन का उत्पादन है। फिर अर्चना दोबारा से मंत्री से सवाल करती है कि देश में दूध की मांग कितनी है। फिर मंत्री बताते हैं कि उत्पादन से 4 गुना ज्यादा देश में दूध की मांग है। फिर अर्चना पूछती है तो मांग को पूरा करने के लिए दूध बाहर से मंगवाया जाता होगा, लेकिन मंत्री इस बात से इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ से दूसरे राज्यों में दूध सप्लाई किया जाता है। अब एक तो पहले ही दूध की पैदावार कम है और उल्टा वही लोग दूध की सप्लाई भी कर रहे हैं। इसका मतलब 60 से 70% दूध कहीं और से ही आता है। अब ये बात सुनने के बाद पूरा कोर्ट रूम हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि लोगों की मांग पूरा करने के लिए नकली दूध तैयार किया जा रहा है, जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, जबकि उसमें दूध की एक भी असली बूंद नहीं होती, सब केमिकल्स होते हैं। अब अर्चना के लगातार पेश किए जा रहे सबूतों और गवाहों को देखकर अदालत को भी महसूस होने लगता है कि ये मामला बहुत ही आगे जा चुका है और इसकी गंभीरता से जांच करनी बहुत ही जरूरी है। फिर जज साहब इस केस को और भी अच्छे से जांच करने के लिए 7 दिन की मोहलत देते हैं और कहते हैं कि आप किसी भी जांच अधिकारी को अपने साथ शामिल कर सकती हैं। फिर अर्चना विजय राठौर का नाम लेती है, जो एक ईमानदार ऑफिसर है। फिर अर्चना और विजय राठौर दोनों मिलकर अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जेल में जाते हैं, जहां पर उनको 2 ऐसे अपराधी मिलते हैं जिनको नकली दूध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले तो वो किसी भी तरह से हेल्प करने को तैयार नहीं होते, लेकिन राठौर जब उनसे सख्ती से बात करते हैं तो वो सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। फिर वो उनको एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहां वो सबके सामने नकली दूध बनाकर दिखाते हैं, जो कि पानी में केमिकल्स मिलाने पर तैयार होता है। इस नकली दूध का रंग भी एकदम सफेद ही होता है, जैसे असली दूध हो, जबकि इसमें असली दूध की एक भी बूंद नहीं थी। अब देखते ही देखते केमिकल्स मिलाकर कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा मात्रा में दूध तैयार हो जाता है और इस दूध बनाने के पूरे प्रोसेस को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। ये सब देखकर राठौर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो दूध और दूध से बनी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो
अक्सर ही अपने बेटे को भी दूध पीने के लिए फोर्स करते थे। अब वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो दूध मेरे घर पर आता है क्या वो शुद्ध है। दोस्तों जरा आप भी सोचिए कि आप जो दूध पी रहे हैं क्या वो शुद्ध है या फिर आप भी केमिकल का ही शिकार हो रहे हैं। मेरे हिसाब से पैकेट्स में मिलने वाले दूध में केमिकल होते होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। फिर अर्चना और राठौर दोनों पंजाब पहुंच जाते हैं जहां वो एक ऐसी फैमिली से मिलते हैं जिनके परिवार के सदस्य कैंसर से बीमार थे। फिर जांच करने पर सामने आता है कि ये बीमारी बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि लंबे समय तक इसी फर्टिलाइजर के संपर्क में रहने पर हुई है। फिर अर्चना राठौर को एक ट्रेन में लेकर जाती है जिसको कैंसर ट्रेन कहा जाता था। अर्चना और विजय राठौर दोनों ट्रेन के अंदर जाते हैं लेकिन वहां का माहौल देखकर उनकी आत्मा कांप जाती है क्योंकि ट्रेन में बैठे लगभग सभी यात्री कैंसर के मरीज थे और इलाज के लिए दूसरे शहर में जा रहे थे। अब इतने सारे मरीजों को एक साथ देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इनमें से कई लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर थी और कई ऐसे भी लोग थे जिनके पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। अब ये सब देखकर अर्चना भावुक हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर समय रहते इन पर कोई बड़ा फैसला ना लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे के पूरे देश में कैंसर फैल जाएगा। फिर गाड़ी से वापस आते समय विजय राठौर पहली बार योगेश के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा क्लाइंट आखिर करता क्या है। फिर अर्चना बताती है कि योगेश कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि वो एक इंडियन सोल्जर रह चुका है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम योगेश को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहा था। इसी लड़ाई की खबर उसकी बेटी परी घर पर टीवी में देख रही थी। फिर वो डर के मारे तुरंत ही अपने पापा को कॉल करती है और वापस आने के लिए कहती है लेकिन योगेश अपनी बेटी परी को देश की जिम्मेदारी के बारे में समझाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होते ही विजय देखता है कि अर्चना की आंखों में आंसू आ गए हैं। फिर अर्चना एक ऐसा सच बताती है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। वो बताती है कि योगेश सिर्फ मेरा एक क्लाइंट नहीं है बल्कि मेरा पति भी है, यानी परी अर्चना की ही बेटी है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर तीनों ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। फिर अर्चना बताती है कि एक दिन मैं और योगेश बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए गए लेकिन वहां पर एक किसान ने हम दोनों को पहचान लिया। फिर उसने और भी कई सारे लोग इकट्ठा कर लिए और सभी मिलकर हमको धमकाने लगे और हमारे साथ धक्का मुक्की भी करने लगे और तो और उन्होंने हम पर हाथ भी उठाया और हमें मार्केट से भगा दिया। हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में सोच सोचकर हम बहुत ही परेशान थे कि जिस सैनिक ने देश की सुरक्षा की आज लोग उसको ही गद्दार बोल रहे हैं। फिर राठौर अर्चना से पूछते हैं कि आखिर परी के साथ क्या हुआ था। अर्चना बताती है कि एक दिन जब योगेश दोबारा से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो परी को अचानक से तेज बुखार हो गया। पहले तो सबको लगा कि ये कोई साधारण सा बुखार होगा लेकिन जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर योगेश को साइड में ले गए और बताया कि परी को ब्लड कैंसर है। ये बात सुनकर योगेश हैरान रह जाता है और जब ये सच्चाई अर्चना को पता चलती है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि आज से पहले उनकी फैमिली में किसी को भी कैंसर नहीं था। फिर उस छोटी सी बच्ची को कैंसर कैसे हो गया। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे परी की हालत और बिगड़ती गई। योगेश के पास भी बॉर्डर से बार बार कॉल आ रही थी जिसमें उसको समझाया जाता है कि सबसे पहले देश की सेवा है और देश के बाद परिवार की बारी आती है। लेकिन योगेश अपनी बेटी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था इसलिए वो अपनी नौकरी ही छोड़ देता है और अच्छे से अपनी बेटी का इलाज करवाने में लग जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कीमोथेरेपी लेनी होगी जिसके लिए परी के सारे बाल काटे जाएंगे। अब बेटी को ऐसा ना लगे कि सिर्फ उसके ही बाल काटे गए हैं इसलिए योगेश अपने भी सिर के बाल उतरवा देता है। लेकिन धीरे धीरे एक और समस्या सामने आती है और वो समस्या ये थी कि परी के स्कूल वाले उसका नाम काट देते हैं ताकि उससे ये बीमारी और बच्चों में ना फैल जाए। फिर योगेश अपनी बेटी का मन बहलाता है लेकिन उसकी बेटी समझ जाती है कि अब उससे हर कोई अलग ही तरीके से ट्रीट कर रहा है। फिर इलाज के दौरान योगेश डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर बताते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है लेकिन उसका डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है, करीब 70 से 80 लाख रुपए। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर योगेश खामोश हो जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी जमीन घर सब कुछ गिरवी रख देता है। अब पूरी फैमिली एक किराए के मकान में रहने लगती है। फिर नई जगह पहुंचकर परी अपने पापा से पूछती है कि पापा हम यहाँ
पर क्यों आए हैं। फिर योगेश मुस्कुराते हुए बताता है कि अब से यही हमारा नया घर है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन परी का ऑपरेशन होना था। फिर वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? लेकिन अर्चना उसको दिलासा देते हुए कहती है, हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और इतना कहकर डॉक्टर परी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जबकि बाहर खड़े अर्चना और योगेश ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी का ऑपरेशन ठीक हो जाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब इस केस की जांच करने के लिए अर्चना राठौर को केरल ले जाती है। फिर केरल पहुंचते ही उनकी मुलाकात डॉक्टर रमेश कुट्टी से होती है। डॉक्टर बताते हैं कि इस इलाके में बड़ी मात्रा में काजू की खेती होती है और ज्यादा उत्पादन के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो बताते हैं कि आसपास रहने वाले कई सारे लोगों में कैंसर की बीमारियां भी देखी गई हैं। मैंने कई बार इस खतरे के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हर बार लोगों ने मेरी आवाज दबा दी। अब डॉक्टर खुद ही इन जहरीली दवाइयों को रोकने के लिए गवाही देने को तैयार थे। अब धीरे धीरे 7 दिन की समय सीमा पूरी होने वाली थी। अब तक अर्चना अपनी पूरी जांच खत्म कर चुकी थी। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट, सबूत और गवाह तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ विजय राठौर भी अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में जमा करवा देते हैं। फिर सुनवाई के दौरान विजय राठौर जज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैंने इस मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच की है और मेरे सामने जो भी तथ्य आए हैं मैंने उन पर पूरा विचार किया। मेरी जांच से ये बात साबित होती है कि परी की मौत के पीछे जहरीली कीटनाशक दवाइयों का ही हाथ है और जो भी इन दवाइयों का यूज करता है यानी कि किसान, वो भी इस जुर्म में कंपनियों के बराबर हकदार हैं। अब ये मामला सिर्फ योगेश तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल बन चुका था। अब सबकी यही मांग थी कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तभी विजय राठौर जज साहब को एक बार फिर से योगेश की तरफ देखने को कहते हैं और बताते हैं कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि देश का सैनिक है जिसने अपनी जिंदगी देश की सेवा करने में लगा दी। लेकिन वही पिता आज अपनी मासूम बेटी के लिए, या फिर यूं कहें कि देश की जनता के लिए अकेला ही खड़ा है। योगेश को पता है कि इसकी बेटी कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये 5 साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहा है ताकि इसकी तरह किसी और माता पिता की गोद सुनी ना हो जाए। बस इतना कहकर विजय राठौर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी अग्निहोत्री खड़े होते हैं और अर्चना को कटघरे में बुलाते हैं। वो अर्चना से पूछते हैं कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो कानून के हिसाब से कौन सी धारा लागू होनी चाहिए। अर्चना बिना झिझक के जवाब देती है, धारा 302। फिर अग्निहोत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं, जज साहब मामला बिल्कुल सीधा है। अगर अर्चना की दलील देखी जाए तो इस बच्ची की मौत के लिए कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां और किसान जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक ने जहर बनाया तो दूसरे ने उसको खेतों में फैलाया और इनके अनुसार इन्होंने अपनी बच्ची को उन्हीं खेतों में उगने वाला खाना खिलाया। इसलिए ये लोग भी बराबर के ही दोषी हैं। जज साहब इनकी फैमिली पर भी 302 ही लगनी चाहिए और इन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जब अग्निहोत्री ये बात बोलते हैं तो पूरा का पूरा कोर्ट रूम सुन्न हो जाता है। अब ऐसे हालातों को देखते हुए जज साहब कहते हैं कि आगे की कार्रवाई लंच के बाद की जाएगी। फिर लंच के बाद भी अग्निहोत्री अपनी यही बात कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं कि अर्चना अपने पहले ही केस में वो मुकाम हासिल कर चुकी है जिसको हासिल करने का सपना हर एक लॉयर का होता है। अर्चना मैडम की तो फ्री में ही पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि वो पूरे देश में चर्चित है। फिर वो अर्चना को स्वार्थी कहकर पुकारते हैं कि इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए योगेश का इस्तेमाल किया। तभी अर्चना तुरंत खड़ी होकर कहती है कि आप लोग इस केस के मामले में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि आपने मेरी पहचान के लिए मेरा पूरा नाम भी जांचने की कोशिश नहीं की। फिर अर्चना कहती है, हाँ ये बात सही है कि योगेश मेरा क्लाइंट है, लेकिन क्लाइंट के साथ साथ वो मेरा पति भी है। और जैसे ही ये बात कोर्ट के सामने आती है हर कोई हैरान हो जाता है। अब दोबारा से फाइल्स चेक की जाती है और कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि सर्जरी सफल हो गई है और कुछ घंटों के बाद परी से मिला जा सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद परी को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है और पूरा परिवार परी की देखभाल करने में जुट जाता है। सबको लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन परी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और अचानक से फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब की बार फिर से उसको तेज बुखार हो गया था। योगेश तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेकर पहुंचता है, जहां टेस्ट करने पर पता चलता है कि परी का कैंसर फिर से लौट आया है और इस बार तो इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। फिर योगेश दबी हुई आवाज में कहता है, डॉक्टर मेरे पास अब की बार 1 भी रुपया नहीं बचा। फिर डॉक्टर योगेश को सलाह देते हैं कि मुंबई में एक सरकारी कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज
इलाज मुफ्त में हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहाँ तुम्हें सुविधाएं बहुत ही कम मिलेंगी। फिर घर लौटने के बाद योगेश अर्चना से कुछ पैसे मांगता है और रोते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी का इलाज सही से नहीं करवा पाया। फिर वो अपनी बीमार बेटी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। सफर के दौरान भूख से परेशान वो बच्ची अपने पिता से खाने के लिए कुछ मांगती है। फिर योगेश अपने बैग से सूखी रोटी और गुड़ निकालकर उसको खिला देता है। फिर मुंबई में हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद योगेश जब वहां पर हजारों की भीड़ देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर काफी मेहनत मुशक्कत के बाद उसकी मुलाकात डॉक्टर रेखा से होती है, जिनका कहना था कि उनको जल्दी से जल्दी परी का ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। फिर योगेश एक नर्स के पास जाता है और उसको बेड और कमरे के बारे में पूछता है। नर्स बताती है, आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर आपको जहाँ भी जगह मिले वहीं पर बैठ जाइए। फिर योगेश बाहर जाकर एक अच्छी सी जगह ढूंढता है और वहीं पर अपनी बेटी के साथ बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद नर्स आकर परी के हाथ में दवा की बोतल लगा देती है और परी अपने पिता की गोद में ही लेटी रहती है, जबकि योगेश अपने हाथ में ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ ऊपर करके बैठा रहता है। फिर जाते जाते नर्स बताती है कि जैसे ही बोतल खत्म हो तुरंत मुझे बुला लेना। तभी थोड़ी देर बाद जब बोतल खत्म होने वाली होती है, योगेश तुरंत ही उस बोतल को एक दूसरे आदमी के हाथ में पकड़ाकर दौड़कर नर्स के पास पहुंच जाता है। इस समय नर्स फोन पर बात कर रही थी, इसलिए योगेश की बातों को नजरअंदाज कर देती है। फिर जब योगेश उसको बार बार चलने को कहता है तो नर्स कहती है, तुम चलो मैं आती हूँ। लेकिन जब वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है तो देखता है कि जिस आदमी को योगेश ने बोतल पकड़ाई थी वो वहां से गायब हो चुका है और बोतल नीचे पड़ी है। फिर योगेश तुरंत खुद ही उस बोतल को हटा देता है और नर्स का इंतजार करने लगता है, लेकिन नर्स तो आती ही नहीं। तभी परी फिर से योगेश को कहती है, पापा मुझे भूख लगी है। फिर जब योगेश अपने साथ में लाया खाना चेक करता है तो देखता है कि गर्मी की वजह से वो खराब हो चुका है। फिर वो मजबूरी में अपनी बेटी को वड़ा पाव खरीद कर देता है, लेकिन पास बैठी एक महिला उसको रोक देती है और कहती है, भाई साहब बच्ची को बाहर का खाना मत दीजिए, इसकी वजह से इसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। फिर वो महिला अपने खाने में से कुछ खाना परी को खाने के लिए देती है। इस समय अर्चना भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल पर योगेश से सारी बातें पूछ रही थी। फिर योगेश अर्चना को बताता है कि परी बिल्कुल ठीक है और इसको एक अच्छा सा बेड भी मिल गया है, जबकि उनके सिर के ऊपर तो छत भी नहीं थी। तभी थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और योगेश परी को लेकर हॉस्पिटल के बरामदे में खड़ा हो जाता है। तभी कुछ देर बाद ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिनकी वजह से परी का बुखार और तेज हो जाता है। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर योगेश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर जाकर लोगों से दवा मांगने लगता है। इतने में एक नर्स वहां पर आती है और योगेश उस नर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को तेज बुखार है, प्लीज इसको कोई दवा दे दीजिए। फिर वो नर्स दवा लेने के लिए चली जाती है। योगेश बेचारा नर्स का इंतजार ही करता रहता है, लेकिन वो नर्स नहीं आती और दोनों ही इंतजार करते करते सो जाते हैं। सुबह जब योगेश की आंख खुलती है तो सबसे पहले वो परी को चेक करता है, जिसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। फिर वो अपनी बेटी को आवाज लगा के उठाने लगता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। इतने में वहां पर नर्स भी आ जाती है और परी की ये हालत देखकर योगेश को सॉरी कह देती है। फिर योगेश अपनी मरी हुई बच्ची को वापस घर ले आता है। अब अपनी बेटी को देखकर अर्चना भी टूट जाती है और खूब बिलख कर रोने लगती है। तभी प्रेजेंट में अर्चना अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अदालत को बताती है कि परी की मौत के बाद योगेश बिल्कुल बदल गया है। योगेश को लगता है कि परी की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, इसलिए आज तक वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अब तो उसने मुस्कुराना भी छोड़ दिया है, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं अपनी बेटी को न्याय दिलवा कर ही रहूंगी। फिर अर्चना की बात पूरी होते ही अग्निहोत्री खड़े होते हैं और बड़ी ही बेशर्मी से कहते हैं, माय लॉर्ड, इस देश में हर दिन हजारों बच्चों की मौत होती है। अगर इस तरह हर कोई अदालत में पहुंच जाएगा तो अदालत में तो मुकदमे ही मुकदमे हो जाएंगे। फिर वो दोबारा से यही मांग करता है कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। फिर जज साहब योगेश को कटघरे में बुलाते हैं। कटघरे में आते ही योगेश अग्निहोत्री से सवाल पूछता है कि क्या आपके परिवार में आपकी माँ है? अग्निहोत्री हाँ में जवाब देता है। फिर योगेश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि अगर कोई आपकी माँ को जहर खिलाएगा तो आपको कैसा लगेगा? इस बात पर अग्निहोत्री भड़क जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा बेहुदा सवाल है। फिर योगेश जज साहब से कहता है कि मैं भारतीय सेना का एक सोल्जर हूँ, मेरे लिए धरती भी मेरी माँ ही है। अगर मेरी माँ के सीने में कोई जहर घोलेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं एक सैनिक और पिता होने के नाते
कैसे चुप रह सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं इस देश के ईमानदार किसानों से माफी मांगना चाहता हूँ और शायद उनमें से कई किसान ऐसे भी होंगे जिनको इस दवा के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये कितनी जानलेवा है। अगर उनको पता होता कि ये दवाइयाँ घातक है तो वो कभी भी इस दवा का उपयोग नहीं करते। इसलिए योगेश अदालत से सिर्फ एक ही मांग करता है कि इन कीटनाशक दवाइयों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और जितना हो सके इस देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। फिर सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब आदेश देते हैं कि अब सभी खाद और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि इनमें केमिकल की मात्रा बहुत ही कम हो और अगर केमिकल ज्यादा पाए गए तो सबका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और फैक्ट्री भी बंद कर दी जाएगी और साथ में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिर अदालत ये भी आदेश देती है कि योगेश को पूरे सम्मान के साथ दोबारा इंडियन आर्मी ज्वाइन करवाई जाए और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो कुछ बुद्धिजीवी अपना ज्ञान झाड़ने लगेंगे और मेरे बारे में ही बुरा भला बोलने लगेंगे। इसलिए आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताना। हो सका तो मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं आपको उनकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कहीं आप अनजाने में जहर तो कंज्यूम नहीं कर रहे। बाकी उम्मीद करता हूं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।